बड़ा उनके ऊपर प्लांट था एक, है ना, मैं क्या नाम है उनका, कौन है वो सेफोलॉजिस्ट जो अभी वो बन गए, नेता बन के घूम रहे हैं, प्रशांत किशोर। वो आरएसएस के प्लांट थे ना नीतीश कुमार जी के ऊपर, कितना नुकसान किया नीतीश कुमार जी का उन्होंने, और नीतीश कुमार जी उनकी पूरी सलाह पे चलते। तो आरएसएस इतनी चालाक एक संगठन है जो सरदार पटेल साहब को धोखा देके अपना बैन हटवा सकती है, ये कह के कि हम आज के बाद कभी पॉलिटिक्स में शामिल नहीं होंगे। और अब भारतीय जनता पार्टी में उनका एक ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी होता है, संगठन मंत्री होता है भारतीय आरएसएस का, और सारी पॉलिटिक्स, और हर बीजेपी का मेंबर आरएसएस का भी मेंबर होता है। तो इस प्रकार की धोखेधड़ी से बहुत होशियार रहना चाहिए। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार जी के साथ और दूसरे भी हैं अभी, और जो तेजस्वी यादव जी हैं उनके साथ भी हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करें। ये एक ऐसा काम है जो सीधा सीधा बिहार सरकार के ऊपर आरएसएस का हमला है। सबसे ज़्यादा नुकसान नीतीश कुमार जी का करने के लिए कर रहे हैं। हम लोग वो चाहते हैं कि इस साजिश को बेनकाब करें और इसको नाकाम करें। यही बात मैंने आपको बताने के लिए आज बुलाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो आप पूछें। राजा साहब, आप बिहार दौरे पे थे, आपने कई सारे गंभीर आरोप लगाए, वो आतंकवादी संगठन है, हमारे पास कई सारे सबूत है। तो आप सुप्रीम कोर्ट के वकील है, सुप्रीम कोर्ट जाइए ना, उनको बताइए कि हमारे पास सबूत है, ये आतंकवादी गतिविधि में शामिल, इसको बैन कीजिए। देखिए, मैंने इसीलिए कहा ना आपसे कि मैं कोई भी केस लेता हूँ, मैं सिर्फ पॉलिटिकल या सोशल या विक्टिम टूरिज्म करने के लिए तो जाता नहीं हूँ। सुप्रीम कोर्ट में तभी जाया जाता है जब एक प्रोसीजर है, नीचे से ऊपर तक हमारे पास प्रोसीजर है, और हम इसीलिए अपने ज़्यादातर केसेस में कामयाब भी होते हैं। हम सीधा सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं जाते, बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे अदालतों और कोर्ट के माध्यम से, अगर नीतीश कुमार जी की सरकार हमें मदद करेगी। और मदद हमें क्या चाहिए होती है? मदद हमारी सिर्फ ये है कि किसी एक पक्ष का पक्षपात नहीं करना है, कोई भी पक्षपात नहीं करना है। जो कानून कहता है, जो संविधान कहता है, वही कड़ाई से पालन करना है। कुछ ईमानदार ऑफिसर्स की एसआईटी बना दें नीतीश कुमार जी, और क्योंकि इसमें एमएलए भी इन्वॉल्व है लोकल, और एमपी साहब तो खुद अमित शाह जी गए थे वहाँ पे, वो एमपी हो गए, तो 120 बी धारा इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए ना उनके ऊपर कि वो तुरंत वहाँ कैसे पहुँच गए और इस प्रकार की भद्दी भाषा का, एग्रेसिव भाषा का प्रयोग क्यों किया उसी घटना चक्र का फ़ायदा उठा के, तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी। तो ये एमपी एमएलए कोर्ट में केस चलेगा, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि फास्ट ट्रैक तरीके से होना चाहिए। तो इन्वेस्टिगेशन 2 महीने में ख़त्म, सबूत तो हम ही दे देंगे सारे, इसको आतंकवादी जो इन्होंने अपराध किया उसके सारे सबूत हम ही दे देंगे, और अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करेगी तो उसके पास और ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा सबूत आ जाएंगे। केस साबित करने के सारे सबूत मेरे पास मौजूद हैं। आज वहाँ के लोगों ने भी हमें वकील बनाने के लिए वकालतनामे साइन हो रहे हैं, तो हम तो अपने आप करेंगे ही कानूनी कार्रवाई से। अगर सरकार मदद करेगी तो ये चुटकी बजाते हो जाएगा काम, और पूरे देश को छुटकारा मिलेगा। मैं तेजस्वी यादव जी को और नीतीश कुमार जी को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि उनके पास एक बहुत ही अच्छे नेता हैं लालू यादव जी, उनकी सलाह पे चलेंगे तो वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस हिंदू राष्ट्र बनने की जो कार्रवाई थी, जो रथ यात्रा के द्वारा अडवाणी जी कर रहे थे, उन्होंने उसको रोका था। और 10 से 12-13 साल के लिए ये जो उनका जो घटना चक्र रुका था, पोस्टपोन हुआ था, वो लालू यादव जी की वजह से हुआ था, क्योंकि उन्होंने वो रथ यात्रा, उन्होंने कड़ाई से कानून का पालन किया। वही हम ये चाहते हैं कि निष्पक्ष रूप से इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, सबूत हमारे पास हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अच्छी करेगी तो बहुत ही आराम से सबूत और भी आ जाएंगे। और ये आतंकवादी संगठन और इनकी आतंकवादी घटनाएं, जिसमें प्रेस के लोग भी जो टीवी पे शामिल हैं, जो आधी अधूरी खबर दिखाते हैं, वो भी इसमें होंगे, जो उनके स्पोक्स पर्सन जो इंटेलेक्चुअल्स की शक्ल में आते हैं, जो इन घटनाओं को डिफेंड करते हैं, वो पुलिस के और सरकारी अधिकारी जो इस आतंकवादी संगठन का एक हिस्सा है, वो भी पकड़े जाएंगे। सबके सबूत हम इकट्ठे कर लाएं, और जो इनके पीछे बैठे इनके मास्टर ट्रेनर्स हैं आरएसएस के, नागपुर में हेडक्वार्टर में आरएसएस के, वो भी 120B में इस गतिविधि में लिप्त पाए जाएंगे, और उन सभी के खिलाफ पूरे देश को बहुत बड़ी निजात मिलेगी। और पाकिस्तान और चाइना के जो गंदे इरादे हैं देश को हमारे मज़हब के नाम पे लड़ाने के लिए, हिंदी भाषी को साउथ को नॉर्थ वालों से लड़ाने के लिए ये जो साजिश चल रही है, और एक अच्छा कदम स्टालिन साहब ने भी लिया है एनएसए लगा के, वो जो मनीष कश्यप है उन पे, बिहार में हालांकि अभी तक नहीं हुआ है। तो बिहार में मैं एक ही सलाह दे के बात क्लिंच करना चाहता हूँ। अभी ए.के. एंटनी जी के बेटे ने बीजेपी ज्वाइन की है। ये बात जब ए.के. एंटनी की रिपोर्ट आई थी, ये बात हमने कांग्रेस हाईकमांड को, तब मैं कांग्रेस में ही था, बताई थी, बहुत ही साफ तौर पे बताई थी कि ए.के. एंटनी साहब आरएसएस के टच में हैं। आरएसएस के इशारे पे उन्होंने एक ऐसी रिपोर्ट दी थी जिसमें कांग्रेस की मेजर पॉलिसी चेंज हुआ था। जो माइनॉरिटी तुष्टिकरण के खिलाफ एक रिपोर्ट आई थी ना, एंटनी कमेटी की रिपोर्ट, आप सबको याद होगा, वो ए.के. एंटनी कमेटी की रिपोर्ट आरएसएस के इशारे पे और उनके कहने पे आई थी, और आज उसका सबूत बिल्कुल सामने आ गया। 2 दिन पहले
उनके बेटे ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो आज भी कांग्रेस में भी और नीतीश कुमार जी की सरकार में भी उन्हीं के बहुत क्लोज लोग, जिन पे वो बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, वो आरएसएस के पेरोल पे हैं, आरएसएस का काम कर रहे हैं। अगर हम अपने अंदर के गद्दारों को, कुछ गद्दारों का पॉइंट आउट, मैं अपने यहाँ के जो सीनियर मजहबी रहनुमा है उनमें से भी मुट्ठी भर लोगों को पॉइंट आउट कर चुका हूँ, ये आरएसएस के दलाल है। वैसे ही दलाल सरकारों के अंदर उन्होंने घुसा रखे हैं, सरकारी अफसरों के जैसे, और बहुत बड़े बड़े उनके जो सलाहकार हैं उन, वो भी सब आरएसएस के जो दलाल हैं, उनको आइडेंटिफाई करें। हमारी आधी लड़ाई तो इसी से सॉल्व हो जाएगी कि आरएसएस के दलाल हमारे सभी नेता ढूंढें, उनको आइडेंटिफाई करें। और नीतीश कुमार जी को तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल वहाँ पे खुद भी है कि कितना बड़ा उनके ऊपर प्लांट था एक, है ना, मैं क्या नाम है उनका, कौन है वो सिफोलॉजिस्ट जो अभी वो बन गए, नेता बन के घूम रहे हैं, प्रशांत किशोर, वो आरएसएस के प्लांट थे ना नीतीश कुमार जी के ऊपर। कितना नुकसान किया नीतीश कुमार जी का उन्होंने, और नीतीश कुमार जी उनकी पूरी सलाह पे चलते थे। आरएसएस इतनी चालाक एक संगठन है जो सरदार पटेल साहब को धोखा देके अपना बैन हटवा सकती है, ये कह के कि हम आज के बाद कभी पॉलिटिक्स में शामिल नहीं होंगे। और अब भारतीय जनता पार्टी में उनका एक ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी होता है, संगठन मंत्री होता है भारतीय आरएसएस का, और सारी पॉलिटिक्स, और हर बीजेपी का मेंबर आरएसएस का भी मेंबर होता है। तो इस प्रकार की धोखेधड़ी से बहुत होशियार रहना चाहिए। प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार जी के साथ और दूसरे भी हैं अभी, और जो तेजस्वी यादव जी हैं उनके साथ भी हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करें। ये एक ऐसा काम है जो सीधा सीधा बिहार सरकार के ऊपर आरएसएस का हमला है। सबसे ज़्यादा नुकसान नीतीश कुमार जी का करने के लिए कर रहे हैं। हम लोग वो चाहते हैं कि इस साजिश को बेनकाब करें और इसको नाकाम करें। यही बात मैंने आपको बताने के लिए आज बुलाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो आप पूछिए। राजा साहब, आप बिहार दौरे पे थे, आपने कई सारे गंभीर आरोप लगाए, वो आतंकवादी संगठन है, हमारे पास कई सारे सबूत हैं। तो आप सुप्रीम कोर्ट के वकील है, सुप्रीम कोर्ट जाइए ना, उनको बताइए कि हमारे पास सबूत है, ये आतंकवादी गतिविधि में शामिल, इसको बैन कीजिए। देखिए, मैंने इसीलिए कहा ना आपसे कि मैं कोई भी केस लेता हूँ, मैं सिर्फ पॉलिटिकल या सोशल या विक्टिम टूरिज्म करने के लिए तो जाता नहीं हूँ। सुप्रीम कोर्ट में तभी जाया जाता है जब एक प्रोसीजर है, नीचे से ऊपर तक हमारे पास प्रोसीजर है, और हम इसीलिए अपने ज़्यादातर केसेस में कामयाब भी होते हैं। हम सीधा सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं जाते। उससे मेरी तो बहुत वाहवाही हो सकती है, मेरी जाति, और जो संगठन एकदम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे उनकी बड़े 10, 15, 20 दिन के लिए बहुत तारीफ होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट वो जगह नहीं है जहाँ डायरेक्ट जाया जाए। पहले उसके लिए पूरा हार्ड वर्क करके मटेरियल तैयार करना पड़ता है। नीचे से 3 टायर सिस्टम है हमारा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है। गंभीर मसला तो जाया जा सकता है ना? नहीं, जाया जा सकता है बगैर सबूतों के, बगैर सबूत इकट्ठे किए। तो आप तो बता रहे और सुप्रीम कोर्ट हमेशा हाई कोर्ट भेजती है। सबूत हम साक्ष्य लाए हैं, ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में मदद करेंगे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं करेगी तो हम अदालत के माध्यम से उसे बाध्य करेंगे कि ये साक्ष्य भी इन्वेस्टिगेशन में लिया जाए। ये काम नहीं होते हैं, इसीलिए तो बहुत सारे केसेस हमारे इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जाके एकदम निरस्त हो जाते हैं। वो मैं नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ कोई और भी करे। लेकिन आपने अमित शाह जी की बात करी तो अमित शाह जी ने उसी के लिए बोला है कि दंगइयों को उल्टा लटका देंगे। तो मैं ये उल्टा लटकाने के लिए तो कह रहा हूँ ना, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल तुरंत जाके, पूरे देश को पता है वो किसको दंगाई कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना उनको पता नहीं है। नीतीश कुमार जी की बुराई कर रहे हैं वो कि यहाँ दंगाई ऐसे करते हैं, हमारी सरकार लाओ तो हम उल्टा लटकाएंगे। उल्टा लटकाने का कौन सी कानून की प्रधान बजरंग दल को कैसे आतंकवादी संगठन कह सकते हैं? वो तो अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हैं। वो उनका राष्ट्र जो है ना, मैंने अभी साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर जी का आपको जो एग्जाम्पल दिया, उनका राष्ट्र का नाम है आर्यव्रत, हिंदू राष्ट्र। वो उसके वफादार हैं और भारत के वो दुश्मन हैं। भारत के वो कॉन्सेप्ट के खिलाफ है, भारत के संविधान के खिलाफ हैं। वो बाबा साहब के सबसे बड़े दुश्मन हैं जो भारत के संविधान रचयिता है। उनका राष्ट्र कोई और है। सर, मैं यहाँ ये कहना उन्होंने 52 साल तक उन्होंने तिरंगा झंडा अपने हेडक्वार्टर पे नहीं फहराया। ये बात पूरी दुनिया जानती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। कि आखिर जिस आर्यव्रत की वो बात करते हैं भारत में रहकर, ये उनका पागलपन है, मानसिक संकीर्णता है कि वो रहते भारतवर्ष में बात आर्यव्रत की करते हैं। तो भारत सरकार या जो सुप्रीम कोर्ट है, जो न्यायिक प्रक्रिया है, उससे वो बाहर क्यों बच जाते हैं हर बार? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, इसीलिए तो अभी हम एक प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। प्रोटेस्ट क्या, सॉलिडेरिटी मार्च कर रहे हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ। अभी मेरे साथी आपको बताएंगे उसके बारे में 14 तारीख को, क्योंकि जुडिशरी पे भी प्रेशर है। वो प्रेशर जनता का काम है उसको निकालना। ये मानसिक रूप से रोगी नहीं है, ये आतंकवादी हैं। ये बहुत ही कोल्ड कैलकुलेटेड प्लानिंग से आगे चल रहे हैं। इनको मानसिक रूप से विक्षिप्त कहना या इनको बेवकूफ़ कहना बिल्कुल नासमझी की बात है। ये पूरी प्लानिंग के साथ पाकिस्तान और चाइना से मदद लेके, आपने देखा ना मनुवादी गुजराती बिजनेसमैन किस तरीके से देश की इकोनॉमी को अडानी जैसे लूट रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था को। तो उसमें साथ कौन दे रहे हैं? मोदी जी और अमित शाह जी।
तो बिहार समेत बाकी और राज्यों में जो दंगा है, इससे पहले जो दंगे हुए हैं, जहांगीरपुरी का हो या फिर उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो हुआ, क्या ये एक ही कड़ी है सीरीज है जो चली आ रही है? बिल्कुल। तो चाइना या दूसरी और कंट्री से इन्फ्लुएंस होकर के मदद लेकर के वित्तीय सहायता लेकर के यहाँ कराया जा रहा है कि वही राजनीति को पोलराइज करने के लिए? वही जो साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर की जो इन्वेस्टिगेटिंग की जो चार्जशीट है, मैंने इसीलिए हेमंत करकरे साहब का नाम लिया है। उनसे बड़ा देशभक्त तो नहीं था ना उस टाइम में कोई भी, उनसे बड़ा ईमानदार आदमी तो नहीं था ना कोई भी। उस केस में भी पहला झूठा मुसलमानों को फंसाया गया था, उस केस में भी। ये तो करकरे साहब आए, उन्होंने असली इन्वेस्टिगेशन की और ये सारे राज दुनिया के सामने खोले। उसमें तटीय सुरक्षा और बंदरगाह भी क्या इसी में आ जाते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो कह रही है 100% अडानी साहब जो है वो चाइना के इन्फ्लुएंस में है, इसीलिए 20,000 करोड़ कहाँ से इन्वेस्ट हुए नहीं बता रहे हैं। इसीलिए कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है कि जो ड्रग्स इन्हीं के पोर्ट से क्यों मिलती हैं सारी। जो अभी देखिए एयरपोर्ट्स पे क्या नया काम शुरू कर दिया है। एयरपोर्ट के कस्टम अधिकारी जो हैं उनके ऊपर भी जो सुरक्षा है ना, वो डायल करके वो कस्टम अधिकारियों को एयरपोर्ट में फ्रीली घूमने से मना करती है, वो अडानी जी की। इसमें सरकार को कहां तक हम उसकी साझेदारी मानेंगे? 100% अडानी और मोदी एक साथ हैं? बिल्कुल, अडानी और अमित शाह जी की मदद के बगैर, मोदी जी और अमित शाह जी की मदद के बगैर अडानी जैसा क्रिमिनल कोई काम नहीं कर सकता है। वो तो सरकार की मदद है उसी से। राहुल गांधी के वो सवाल और उनके ऊपर जो कुछ किया जा रहा है जुल्म, ये फिर सभी कुछ सही जा रही है, जिस पक्ष में जा रहा है? बिल्कुल 100% जो भी अडानी के खिलाफ बोल रहा है, उसके खिलाफ जो कार्रवाई कर रहा है वो देशद्रोही है। अडानी के खिलाफ बोलना इस वक्त देश का हर एक नागरिक का फर्ज है। हमारे देश का राष्ट्रभक्ति का धर्म यही है कि अडानी जैसे आदमी को एक्सपोज किया जाए, उसके चाइना से कनेक्शन एक्सपोज किए जाएं, उसने कैसे हमारी डिफेंस पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज़ कराई है, ये मोदी जी से और अमित शाह जी से मिलके कैसे हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज़ कराई है चाइना को फायदा पहुंचाने के लिए। इस पे इन्वेस्टिगेशन। सर पीसी बिहार वायलेंस पे था, तो उसी मुद्दे पे सवाल हो जाए जी कि आपने कहा अमित शाह जी गए बिहार, तो वहाँ पर जाकर के लोगों को शायद जितने भ्रष्ट अधिकारी थे वो मिल गए, आपने कहा। लेकिन बिहार का सीएम नीतीश कुमार है, अमित शाह नहीं है। वहाँ की पुलिस किसके कंट्रोल में होना चाहिए? नीतीश कुमार की। आपकी बातों से लग रहा है कि आप नीतीश कुमार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बिल्कुल सही लग रहा है आपको, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, ये बिल्कुल मैं यही कोशिश कर रहा हूँ। उनको जवाब भी नहीं है, वो जवाब नहीं दे सकते। जवाब भी है ना उनको, उनकी तो जवाब भी बनती है ना, क्योंकि मदरसे जलाए गए हैं, कुरान जलाया गया है, या एक समुदाय का भावना आहत हुई है, तो कम से कम जवाब भी तो बनता है। वहाँ पर जाते, वहाँ पर गए तक नहीं है, इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, इफ्तार पार्टी से खुश कर रहे हैं मुसलमानों को। देखिए इसीलिए मैंने आपसे कहा है ना, पहला काम हमारा क्या है, हम अम्बेडकरवादी हैं, हमारी तो कोई राजनीति से मतलब नहीं है।